नमस्कार, 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। अगले 1 घंटे आपके सामने हम वो चुनावी खबरें लेकर आएंगे जो देश का भविष्य तय करने वाली है। और आपको ये खबरें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर देश को समझना हो, हिंदुस्तान को समझना हो, तो चुनाव को समझना होगा। और हम चुनावी खबरें आप तक पहुँचाते नहीं हैं, बल्कि चुनाव आपको समझाते हैं। तो आज हम अपने इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं पीएम मोदी के मिशन पूर्वांचल की। देखेंगे कि एक ही दिन में पूर्वांचल में 4-4 सीटों पर प्रचार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे उसके मायने क्या हैं। ये भी जानेंगे कि वहाँ से किस तरह उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों पर हमला किया। हम बात करेंगे महागठबंधन की लखनऊ में हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायर होने को लेकर एक बार फिर से बात की। लेकिन स्वाति मालीवाल के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बात स्वाति मालीवाल की भी होगी, जिनके घर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है। 2-3 दिनों पहले सीएम केजरीवाल के घर पर स्वाति के साथ बदसलूकी की खबरें आई थी। उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी आपको बताएंगे। उस पर सियासत क्या चल रही है वो भी हम आपको समझाएंगे। बात करेंगे अमित शाह के कश्मीर दौरे की भी, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने कुछ आरोप लगाए हैं और कहा है। और फिर आपको हम लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां पर बांसुरी स्वराज आज सुबह थी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने उनसे बात की, उनसे समझा कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है और किस तरह दिल्ली की जनता से वो वोट की अपील कर रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की खबर से। मोदी आज उन्होंने 4 रैलियां की और 4 के चारों यूपी में थी। अमूमन हम देखते ये थे कि मोदी एक दिन में 3 या 4 रैलियां या रोड शो करते हैं, वो अलग अलग राज्य अलग अलग जगहों पर होती है। लेकिन आज की खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री की 4 के चारों रैलियां यूपी में थी और वो भी पूर्वांचल में। अब पूर्वांचल में अगर प्रधानमंत्री मोदी एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, इस फोकस का क्या है सियासी मतलब, वो आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। पूर्वांचल बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और इस प्रतिष्ठा की कमान खुद मोदी ने संभाल लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के 4 बेहद महत्वपूर्ण जगहों पर रैली की। मोदी आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में खूब बोले। मोदी जानते हैं कि इन चारों सीटों पर अगर उनके चुनावी भाषण का असर हुआ तो इसका सीधा फायदा पूर्वांचल की बाकी सीटों पर पड़ेगा। इसलिए मोदी ने यहां अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो उनके गोदी में जाकर बैठ गए हैं जो राम के विरोधी हैं। ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। पूर्वांचल की 30 सीटों में से 21 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 6 सीटों पर बसपा का कब्जा, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं अपना दल सोनेलाल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की कोशिश है कि बीएसपी की जीती हुई सीटों पर सेंध लगाए। इसके लिए जरूरी है कि वो उन सीटों पर अपनी रणनीति मजबूत करे जहां से बाकी सीटों पर प्रभाव पड़े। लिहाजा पीएम मोदी आज पूर्वांचल में जमकर बोले। पिछली बार बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ थी और इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ। लिहाजा मोदी ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? पूर्वांचल बाहुबलियों का गढ़ रहा है। हालांकि योगी के सरकार में बाहुबली अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन फिर भी चुनाव पर उनका प्रभाव रहता है और बीजेपी इसमें कोई चूक करना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी ने 2 बाहुबलियों को एक साथ साध लिया।
नाराज चल रहे धनंजय सिंह को पहले मनाया और फिर प्रतापगढ़ के राजा भैया को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है। धनंजय सिंह अब खुलकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। धनंजय सिंह को साधने से पूर्वांचल के ठाकुरों में एक अलग संदेश गया है। पूर्वांचल की कई सीटों पर ठाकुरों का वोट बेहद निर्णायक है। बैठक थी, उस बैठक में तमाम विचार आए। उस विचारों के आधार पर निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सहयोग कर दिया जाए। आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। मोदी जानते हैं कि अगर 2014 का रिकॉर्ड 2024 में दोहराना है तो फिर पूर्वांचल की सीटों पर कब्जा करना ही होगा। मोदी ये भी जानते हैं कि जिन सीटों पर जीत का मार्जिन पिछले चुनाव में कम रहा है वो सीट टेंशन दे सकती है और ये सभी सीटें 3-4 सीटों के इर्द गिर्द है। लिहाजा एक दिन में पूर्वांचल की इन जगहों पर रैली कर मोदी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया बल्कि जनता के मन को भांपने और बदलने की भी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने देख लिया कि पूर्वांचल का जो सियासी समीकरण है, पूर्वांचल की जो राजनीति है वो बीजेपी और एनडीए के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार जैसा कि हमारी रिपोर्ट में हम दिखा रहे थे कि जो अवध का भी थोड़ा बहुत इलाका अगर जोड़ लीजिए तो तकरीबन 30 सीटें हैं जिसको कि आप इस दायरे में ला सकते हैं और इस 30 में से 21 में बीजेपी को जीत मिली थी, यानी 9 सीटों पर गुंजाइश थी। इस 9 में से 2 उन्हीं की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के पास थी, यानी उसके बाद भी 7 सीटें बचती हैं, 6 जो बीएसपी के पास गई थी और 1 समाजवादी पार्टी जिस पर बीजेपी की नज़र होगी। और प्रधानमंत्री आज जहां पर गए थे जिन 4 सीटों पर अगर आप उनको देखेंगे तो उन 4 में से 2 बीजेपी के खाते में नहीं है। आज उनकी पहली रैली थी लालगंज में जो बीएसपी के पास है, दूसरी रैली उनकी जौनपुर में थी जो भी बीएसपी के पास है और इसके बाद भदोही और प्रतापगढ़ ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में है। तो जो 2 सीटें आज जो पहले और दूसरे नंबर पर गए वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की उम्मीद होगी कि वहाँ पर वो जीते और इसके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत सियासी समीकरण में सेट किया है। जौनपुर की बात जैसे मैंने की तो जौनपुर में धनंजय सिंह जो बाहुबली थे उनकी पत्नी को बीएसपी से टिकट दिया गया था लेकिन बाद में वो काट दिया गया, तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपना समर्थन बीजेपी को देंगे, यानी कि एक सीट जहां पर बीजेपी कमज़ोर थी उसको साधने के लिए उन्होंने क्या किया है, धनंजय सिंह का सहारा लिया है। तो हो सकता है जो ठाकुर वोटर है उनका भी समर्थन मिलेगा और बीजेपी के लिए राह आसान होगी। और सिर्फ ये 4 सीटें नहीं बल्कि मैं सीटें अगर आपको बताऊं तो जो वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, लालगंज, चंदौसी, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, मछली शहर, प्रतापगढ़, सलेमपुर, डुमरिया, फतेहपुर, मऊ, कौशाम्बी, महाराजगंज, संत कबीर नगर, ये सब जितने के जितने पूरे इलाके जो आपके स्क्रीन पे भी समझ में आ रहा है कि सलेमपुर, डुमरियागंज, फतेहपुर, मऊ, कौशाम्बी, इन सारे सीटों, ये पूर्वांचल की जो सीटें हैं इस पर बीजेपी की निगाह होगी कि वो किसी तरह यहाँ पर अपनी पैठ जमाए और अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि इस बार वो यूपी में 80 के 80 सीटें जीतना चाहती है और उसी हिसाब से उनकी पार्टी वहाँ पर काम कर रही है। लेकिन क्या नतीजा होगा उसके लिए आपको 4 जून तक इंतजार करना होगा और उससे पहले अभी का जो सियासी जो हलचल है और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4-4 रैलियां सिर्फ एक राज्य के एक खास क्षेत्र में करते हैं तो उसकी सियासी अहमियत क्या है इसके मायने आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो अब 4 तारीख तक का इंतजार करिए और फिर देखिए कि उस दिन क्या होता है, बीजेपी की मेहनत कितनी रंग लाती है और प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के सहयोगी वहाँ पर कितने कामयाब हो पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति के हिसाब से पूर्वांचल बीजेपी के लिए एक समझ लीजिए कि चुनौती की तरह है और उसको वो किसी हालत में विजय पाने की कोशिश करेंगे। अब आप चाहें तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह वाराणसी, आजमगढ़ और बाकी ये सीटें आपके स्क्रीन पे हैं जिन सीटों की बात मैं अभी कर रहा था। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव इन दोनों को पीएम मोदी ने जवाब दिया है। आज असल में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो खबर में हम आपको दिखाएंगे और उसमें दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर कई हमले किए तो उसका जवाब पीएम मोदी ने दिया।
पीएम ने एक साथ अखिलेश और ममता पर निशाना साधते हुए उनसे पूछा कि बंगाल में यूपी बिहार वालों को बिहारी क्यों कहा जाता है। इस बात का जवाब कौन देगा? मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है, कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? अखिलेश यादव को जवाब देने के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। राहुल को शहजादा कहते हुए मोदी ने कहा कि गर्मी की छुट्टी में ये फिर विदेश घूमने चले जाएंगे, आपके साथ यानी जनता के साथ नहीं रहेंगे। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। अब बात करते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की। जब से केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, उनका टारगेट फिक्स है। वो लगातार पीएम मोदी की उम्र का हवाला देकर कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2025 में मोदी 75 साल के होने के बाद रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को वो अपना वारिस बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। उनकी तैयारी ये है कि अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और जनता को यह तय करना होगा कि क्या वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसके लिए वोट करेगी या नहीं करेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल की ही माने तो बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर योगी को भी यूपी सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। आज लखनऊ में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही बातें वहां पर की। शायद केजरीवाल ये समझते होंगे कि मोदी पर सीधा हमला करने से वो सियासी फायदा ना मिले जो वो चाहते हैं या उनके साथ गठबंधन चाहती है, लिहाजा उनके साथियों के बहाने से प्रधानमंत्री को घेरा जाए। दिलचस्प ये है कि उनके बयानों को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और वहां पर ईडी ने यह बताने की कोशिश की कि केजरीवाल चाहते हैं कि वो 2 जून को सरेंडर नहीं करें। एक तरफ जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे और दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सबसे पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल के तर्कस से क्या क्या तीर निकले। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। केजरीवाल जब बीजेपी और पीएम को निशाने पर ले रहे थे, उस वक्त गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपना दलील रख रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में ये कह रहे हैं कि आपको वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि ईडी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उधर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक केंद्रीय मंत्री के बयान का हवाला दिया, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। केजरीवाल इस वक्त जमानत पर हैं और जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तिहाड़ से रिहा होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उम्र, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मंशा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने का बयान दिया और सियासत को गरमा दिया। नंबर 3 लोगों की पूरी तैयारी है। चलिए, केजरीवाल के आरोप तो आपने सुन लिए, किस तरह वो प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली सीएम के दुखती रंग की। 2-3 दिनों पहले उनके घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई। आज उनसे इसी को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा लखनऊ में, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मुद्दे पर जो भी बयान आया वो संजय सिंह की तरफ से आया। आज दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची, वहां पर उनसे बातचीत भी की, वहां पर कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात भी किए गए और वो टीम शायद अभी खबर आ रही है कि वो वहां से निकलकर पुलिस कमिश्नर के पास भी पहुंच गई है। लेकिन दिलचस्प ये है कि उस घटना के बाद से स्वाति मालीवाल अब तक कुछ उन्होंने बोला नहीं है, न सामने आई है, और यही हाल केजरीवाल का भी है। उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी नहीं। उन दोनों की ये खामोशी कई सवाल पैदा करती है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के घर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। कई घंटे तक उनसे पूछताछ करती रही। स्वाति मालीवाल पर जब लखनऊ में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन वहीं बैठे संजय सिंह ने कमान संभाली। मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों ने। हालांकि 2 दिन पहले संजय ने इस पर क्या बयान दिया था, ये भी आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के बारे में जब वहां मौजूद अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल का तो जवाब नहीं दिया, उल्टा नसीहत दे डाली। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। उधर बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के जिस पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है वो उनके साथ घूम रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले पर सधा हुआ बयान दे रही है। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी की घटना हुई थी। घटना के दूसरे दिन खुद संजय सिंह ने आकर कहा था कि स्वाति के साथ जो बदसलूकी हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है स्वाति मालीवाल के घर से ही। स्वाति मालीवाल के घर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची जो थी वो वापस लौट आई है और वो पुलिस कमिश्नर के पास गई है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या अपडेट है स्वाति मालीवाल के घर से? करीब 1:50 पर जो एडिशनल सीपी है स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अजिंक्य चिपियाना वो स्वाति मालीवाल के घर पे पहुंचे थे और तकरीबन 4-4.5 घंटे की उनसे पूछताछ हुई। हालांकि इस 4-4.5 घंटे में अभी तक जो आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि क्या पूछताछ हुई, लेकिन हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर दिया है और वही बयान लेकर वो सीधे पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं। सीपी को पूरे मामले पे ब्रीफ किया जाएगा। जी रजनीश। जी हाँ, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल से बातचीत में क्या हुआ, स्वाति मालीवाल ने क्या बयान दिया और क्या चीजें निकल के आई सामने। अब जो है वो अब सारा पूरी जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में है। अब ये देखने वाली बात होगी नीरज जी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से इतनी देर तक पूछताछ तो संभव नहीं है। बयान रिकॉर्ड जरूर किए होंगे, स्वाति मालीवाल के बयान जरूर रिकॉर्ड किए हुए हैं और वही बयान लेकर इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के हैं और साथ में एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अजिंक्य चिपियाना वो इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद। जी रजनीश, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए और जो अपडेट है वो इंडिया डेली के दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहिए। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इस बार नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी आजकल सुबह से लेकर शाम तक लगातार मेहनत कर रही हैं। कुछ अपनी चुनौती है उनके सामने और कुछ मां की साख भी है जिसे उन्हें बचाना है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे बात की और उनकी चुनावी रणनीति को समझने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हुई है, एक मंच पर आई है बीजेपी के खिलाफ मोदी को घेरने के लिए, चुनौती बढ़ गई है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एकजुट हुए कहाँ हैं। आप ये देखिए, ये जो इनका गठबंधन है ये स्वार्थ की धुरी पे टिका हुआ है, ये जर्जर करके भुरभुरा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो काडर है वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश है। वो कभी नहीं चाहता था कि ये गठबंधन हो। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक समय शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। अरे बिल्कुल, लेकिन बच्चों की शपथ ली थी, बोल का मोल नहीं है उनके। बच्चों की शपथ ली थी कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, फिर 180 डिग्री का यू टर्न करके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। दिल्ली के लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की परछाई बन गई हैं। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुना होगा, आज भी वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं जी मुझे जेल भेज दिया, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लगता है कि वो तो सहानुभूति मांग रहे हैं कि आप वोट से जवाब दीजिए बीजेपी को। बनावटी सहानुभूति बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसका कोई असर नहीं होने वाला मतदाता पे। आप भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्माण करा उन परिस्थितियों का जिसके तहत उनकी अरेस्ट हुई। 9 समन्स का निरादर करा। पहला समन 2 नवंबर 2023 को आया था, तब तो लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया ईडी को कि आकर इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं। इनको केवल प्रचार के लिए मिली है बेल। और आप जानते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अर्जी में दलील ही नहीं ली कि वे निर्दोष हैं। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा है यानी दिल्ली में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, और कैसे नहीं होगा। स्वाति मालीवाल का आपने भी सुना होगा, पुलिस को कॉल करना पड़ा सीएम हाउस से, लोगों के बीच आप उठा रहे हैं, किस तरह देखती हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और आप ये देख लीजिए, तीसरा दिन है आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मौन साधा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से, अगर आप ही के आवास पर आप ही की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, आप ही के सचिव ने उन पर हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी करी, तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे?